नमस्कार। सम्राट चौधरी जी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है, लेकिन ये कुर्सी आपको वक्त के जिस मोड़ पर मिला है, इस कुर्सी के साथ असंख्य चुनौतियां हैं। जिस परिस्थिति में, जिस कालखंड में आपको यह दायित्व मिला है, आपके सामने समस्याओं और चुनौतियों का एक पहाड़ खड़ा है। बहुत विस्तृत तो नहीं, लेकिन आज मैं 4 चुनौतियों की बात करूंगा जो सम्राट चौधरी के सामने सुरसा की तरह मुंह खोलकर मुंह बाए खड़ा है, और जिससे निपटना ये इनके राजनीतिक कौशल, प्रशासनिक समझ और किस तरह के अधिकारियों की टीम ये बनाते हैं, इस पर निर्भर करेगा। सबसे पहली चुनौती, बिहार में चंद अधिकारियों के बने हुए कॉकस के कारण इमारत से खंडर में तब्दील हो गए प्रशासनिक व्यवस्था का है। जी हाँ, नीतीश कुमार ने लास्ट 10 इयर्स में, जब से उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई, जब से प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब जो इन्होंने देखा था, वो इनसे तमाम वो सभी काम करवाया जिसके लिए ये अमूमन तैयार नहीं होते थे। उसी क्रम में अधिकारियों की एक फौज खड़ी हो गई, एक कॉकस खड़ा हो गया जिसके पास असीमित अधिकार हैं, असीमित अथॉरिटी है और जिसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। संयोग से आज जो पहली बैठक इन्होंने औपचारिक या अनौपचारिक की, उसमें वही अधिकारी उनके आजू बाजू बैठे थे जो नीतीश के आसपास दिखाई देते थे। वैसे कुछ अधिकारी दिल्ली सेंट्रल डेपुटेशन पर भागने के लिए पहले ही दे दिए थे जिस दिन से ये हलचल शुरू हुआ कि भाजपा की सरकार बनेगी। तो ये सबसे पहली चुनौती सम्राट चौधरी की है कि एक अच्छे अधिकारी का टीम बनाए। यू विल हैव टू क्रिएट अ टीम ऑफ गुड, ऑनेस्ट, कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स। अन्यथा अगर फिर से आप इन्हीं अधिकारियों के चक्कर में पड़े तो आप लिख लीजिए सादा कागज में, आपसे कुछ नहीं होगा। दूसरी चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती है वित्तीय संकट। इन्हीं अधिकारियों की टीम जदयू और भाजपा के लूटने की पनपी हुई संस्कृति ने, पॉपुलैरिटी खोने के बावजूद चुनाव जीतने की स्ट्रेटजी बनाने के क्रम में पैसा बांटने के सिलसिले ने, बेतरतीब, बिना सोचे समझे, बगैर प्रायोरिटाइज किए गए योजनाओं की घोषणा और कथित रूप से सौगात देने की संस्कृति ने बिहार को एक ऐसे वित्तीय दलदल में फंसा दिया है जहां से निकालना सम्राट के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती होगा। आप याद कीजिए, पिछले वित्तीय वर्ष का जो बजट 3,17,000 करोड़ था, उसके बाद 3 सप्लीमेंट्री बजट आए, 52 करोड़, 91,000 करोड़ और 12,000 करोड़, यदि मुझे ठीक से याद हो। तो कुल मिला जुला करके लगभग 4.5 लाख करोड़ का बजट था। पूरा पैसा जो रिपोर्ट आया वो खर्च हो पाया 31 मार्च तक 3,17,000 करोड़, यानी जितने 1.5 लाख करोड़ की जो घोषणाएं आपने की, उसमें बहुत सारे काम भी आपने करवा दिए होंगे। वो ट्रेजरी और स्टेट पर लायबिलिटी है। संवेदकों को, ठेकेदारों को पैसा नहीं मिल रहा है, उनके बिल्स रुके हुए हैं। कई एक विभागों के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहे हैं, उनके मेडिकल्स बिल, जो कमिटेड लायबिलिटी होता है। आपको मैंने कई बार बताया कि बजट में 2 कंपोनेंट होता है, एक स्थापना प्रतिबद्ध व्यय, उसको एस्टेब्लिशमेंट एंड कमिटेड एक्सपेंडिचर बोलते हैं, जो होना ही होना है, और दूसरा स्कीम मद का होता है। तो स्थिति अब ये हो गई है कि आपने स्कीम मद में इलेक्शन जीतने के नाम पर जो बेतहाशा पैसे लूटे हैं या लुटवाए हैं, उसके कारण इस राज्य पर लगभग 1.5 लाख करोड़ का तो इसी का डेफिसिट है। इसके अलावा लगभग 4.5 लाख करोड़ का डेट है, यानी कर्जा है। तो 4.5 लाख और 1.5 लाख, करीब करीब 6 लाख करोड़ रुपया का देनदारी एक तरह से कह लीजिए कि इस राज्य पर है। ठीक है, भारत में भी, केंद्र में भी आपकी सरकार है, लेकिन उस सरकार की स्थिति भी बहुत खराब है। वहाँ जो आंकड़े रिलीज हो रहे हैं पब्लिक डोमेन में, उसके अनुसार लगभग 200 लाख करोड़ का कर्ज है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के इस युद्ध ने अलग संकट खड़ा कर दिया है। जो खबरें आ रही है उसके हिसाब से
बंगाल असम के चुनाव के बाद 15-17 रुपये लीटर ये पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे और लगभग 20 रुपये डीजल के दाम बढ़ेंगे, जो खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया में। मैं इसको कोई सब्सटैंशिएट नहीं कर रहा हूं, लेकिन बढ़ेगी तो जरूर, क्योंकि बहुत दबाव है एक्सचेकर पर। तो आप केंद्र से भी बहुत पैसे की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। स्टेट का अपना टैक्स, नॉन टैक्स, ये यहां तक पहुंच चुका है। अब एक ही चीज बचा है कि आप अपने सारे अधिकारियों को कह दीजिए कि रोड पर डंडा लेके, लाठी लेके उतर जाए और पब्लिक से पैसा छीन ले, क्योंकि अब यही बचा है, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है आपके पास वित्तीय संकट की। तीसरी चुनौती अपराध और कानून व्यवस्था। और अब आप 2000 के पहले क्या था, यह राग अलापना बंद कर दीजिए और थोड़ा सोशल मीडिया देखिए। जैसे ही एनडीए के लोग, मंत्री लोग ये बोलते हैं, पब्लिक हंसने लगती। अरे भाई, लालू जी ने जो किया उसके चलते जनता उनको हराई, सत्ता से बाहर हैं 20 साल से, 21 साल से। तो ये 21 साल से तो आप ही हैं, तो आप वो राग क्यों अलाप रहे हैं? अभी अपराध की जो स्थिति है, कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, वो अब तो चूंकि मीडिया मैनेज है, और मीडिया भी, अब तो मैंने कहा ना कि गोदी मीडिया कितना बचाएगा आपको। तो सर से जब पानी ऊपर होता है, तो एक कहानी मैंने बताया था ना कि एक बंदरिया अपने बच्चे को लेकर नदी पार कर रही थी। नदी का पानी बढ़ता गया, बंदरिया अपने बच्चे को माथा पर लेकर के उसको पार करने की कोशिश करती रही, लेकिन जब पानी यहाँ तक चला आया तो बंदरिया ने बच्चे को नीचे गिरा दिया और उस पर पैर रख करके नदी पार हो गई। वही हाल है यहाँ। तो मीडिया, गोदी मीडिया, पत्तलकार, जो चाटुकार पत्रकार हैं, उसके सहारे आप कितना देर खींचिएगा कि अपराध नहीं हो रहा है। अगर ये 2000 पहले की स्थिति रहती तो अखबारों में लाल रंग से छींटा डाल के लिखा जाता था हत्या और अपराध। तो वो तो बढ़ रहे हैं, बेलगाम है। पहले भी आप गृह मंत्री थे, हालांकि वो गृह मंत्री को कितना पावर होता है हमको मालूम है। तो अब तो फुल फ्लेजेड आप हैं। तो अपराध को नियंत्रित करना आपके लिए तीसरी सबसे बड़ी चुनौती है। और चौथी और अंतिम चुनौती मैं आपको ये बताऊंगा कि भ्रष्टाचार, करप्शन, और ये जो विजिलेंस, स्पेशल विजिलेंस यूनिट, विजिलेंस ब्यूरो, इकोनॉमिक ऑफेंस, ये सब जो ड्रामा कर रही है, ये सब कुछ नहीं होगा। भ्रष्टाचार वो गंगोत्री है जिसका उद्गम पटना सचिवालय से होता है। आपके एसीएस रैंक के जितने अधिकारी हैं, सेक्रेटरीज रैंक के अधिकारी, उसके बारे में आप ईओयू को बोलिए कि जांच कर ले। आपके जो मंत्री लूटे हैं, सर्वदलीय से लेके और एक दलीय तक, जो आंसू बहा रहे हैं, लोर टपका रहे हैं, अगर आपके पास औकात है, क्षमता है, कुवत है, समय, इतिहास ने आपको मौका दिया है, तो उसको रोकिए पहले। क्योंकि जब तक उसको नहीं रोकिएगा तब तक भ्रष्टाचार की जो गंगा जमुना बह रही है ऊपर से नीचे और एकदम सैलाब की तरह पूरे राज्य को डुबा दिया, जनता त्राहिमाम है, बाप बाप कर रहा है पब्लिक। मैं थाना ब्लॉक अंचल खाली नहीं कहूंगा, क्योंकि पब्लिक ज्यादा रूबरू होती है थाना ब्लॉक अंचल से, इसलिए वहां पर दिखता है। लेकिन आप उठा लीजिए आरडब्ल्यूडी, पता कर लीजिए इसके जो सेक्रेटरी लोग थे, इसके मंत्री लोग थे, ये कितना जमा किए हैं। आरडब्ल्यूडी उठा लीजिए, आरसीडी उठा लीजिए, बिल्डिंग उठा लीजिए, इरिगेशन उठा लीजिए। इरिगेशन में कौन लोग ठेकेदार हैं, लूटे हैं? अगर आपको औकात है बंद करके दिखाइए। इसके जो महान महान 3-4 गो मंत्री थे, उन लोगों ने क्या किया? इसके जो सेक्रेटरी थे, जो दिल्ली चला गया, क्या किया? पता कर लीजिए। और नीचे से लेके ऊपर तक पुलिस अधिकारी, ये गौतम कुमार एक ही नहीं है जो किशनगंज में एसडीपीओ पकड़ाया, सैकड़ों करोड़ों का जो मिल रहा है आपको, तो बड़ा ऊपर है। क्यों? पोस्टिंग से लेकर के, ट्रांसफर से लेके, स्लीप जाता था। वो कौन डीजीपी था जो पीला लिफाफा में, पीला कागज से अनुशंसा करता था इन डीएसपीज के पोस्टिंग का? तो ये सब अगर आपको औकात है तो करिए। तो ये 4 चुनौती आपके पास है। इतिहास ने आपको वैसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां आपके पास सिर्फ 2 विकल्प, परफॉर्म और पेरिस। अगर आपने परफॉर्म कर दिया तो इतिहास आपके पूर्व में जितने घटनाएं थे उसको माफ़ कर देगा। लेकिन यदि आप नहीं कर पाए तो फिर जमींदोज होने में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। क्योंकि ये मत भूलिए कि भाजपा में ही आपके विरोधी खड़े हैं, और एक मौका मिला और आपकी कुर्सी वैसे ही खींच ली जाएगी जैसे म्यूजिकल चेयर जब चलता है तो लोगों की कुर्सियां चली जाती है।
वैसे मेरी प्रार्थना है, शुभकामना है कि इन चारों चुनौतियों पर आप ध्यान दीजिए और उसको अच्छे से निपटा लीजिए। आप यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, अच्छी संस्कृति अगर आपने डेवलप की, अच्छे अधिकारियों की टीम अगर बना ली तो ये सब कुछ हो जाएगा।